हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं विश्व का भूगोल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज सोलर सिस्टम के बारे में। तो सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सब को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इनका नाम है दोस्तों इरेटोस्थनीज। क्या नाम है? इरेटोस्थनीज। ठीक है दोस्तों, ये नाम आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हिकेटियस। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिकेटियस ने अपनी किस पुस्तक में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध वर्णन किया है? इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी का वर्णन। अगला प्रश्न है, भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा पोलिडोनियम। पोलिडोनियम को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका जो स्रोत है दोस्तों, ये सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम परमाणुओं में बदलना, यहीं से इसका सूर्य को ऊर्जा मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा हाइड्रोजन परमाणु जो है वो हीलियम में टूट जाता है, इसी से सूर्य को ऊर्जा मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 8। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। ये बात कर लीजिए, 2006 से पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, बाद में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है और क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है, बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। अगला प्रश्न है, सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? सूर्य का जो भाग हमें पृथ्वी से दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में परिक्रमा करता है? सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में परिक्रमा करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम से पूर्व। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में परिक्रमा करता है? पश्चिम से पूर्व। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, मोटा मोटी आपको 150 मिलियन याद रखना है। ठीक है दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? लगभग 150 मिलियन। अगला प्रश्न है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष। कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष। अगला प्रश्न है, सूर्य का आकार पृथ्वी से लगभग कितना गुना बड़ा है? सूर्य का जो आकार है पृथ्वी से लगभग कितना बड़ा गुना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 109 गुना बड़ा है सूर्य, जो पृथ्वी से है बड़ा है। कितना गुना है? 109 गुना। अगला प्रश्न है, प्रकाश मंडल का बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल का वह भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोरोना, यानी कि किरीट। दोनों ही नाम है, कोरोना या किरीट दोनों ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि सूर्य ग्रहण के समय में जो साइड वाली चीज़ें दिखती हैं, जो बिल्कुल हल्का हल्का सूर्य जो दिखता है उसे क्या कहते हैं? कोरोना या किरीट। अगला प्रश्न है,
प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक में काले केंद्र को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों अम्बा। क्या कहते हैं? अम्बरा। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे निकट का एवं सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये है दोस्तों बुध। इसका उत्तर हो जाएगा बुध ग्रह। किस ग्रह का तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्षा अधिक है? यानी कि किस ग्रह का जो टेम्परेचर है वो सबसे अधिक है? तो ये है दोस्तों बुध का, क्योंकि बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, इसलिए यहाँ का तापांतर सबसे अधिक है अन्य ग्रहों की अपेक्षा। वैसे तापांतर का जो मतलब होता है वो अधिकतम और न्यूनतम ताप का जो अंतर होता है, इन दोनों का अंतर होता है, इसको तापांतर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। ये सबसे ज्यादा तापांतर किस ग्रह का है? तो यह है बुध ग्रह का। और तापांतर क्या होता है? तो तापांतर होता है अधिकतम तथा न्यूनतम तापांतर के तापमान, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के जो अंतर होता है उसको तापांतर कहते हैं। जैसे मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर, इन दोनों का जो अंतर होगा उसको तापांतर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो ये है दोस्तों बुध। बुध को सूर्य के चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के उपग्रह नहीं है? कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बुध और शुक्र। इन दोनों के कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, बुध ग्रह के बाह्य मंडल में अधिकांशतः गैसें कौन कौन सी है? बुध ग्रह के बाह्य मंडल में अधिकांशतः गैसें कौन कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सोडियम गैस, मैग्नीशियम गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन और पोटेशियम। ये सभी बुध ग्रह के बाह्य मंडल में पाई जाती हैं। आप जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसको देखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना हमेशा रहती है और पूछी भी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को आप एक दो बार देख लीजिएगा ताकि ये दिमाग में सेट हो जाए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के जो सबसे नजदीक है ये है दोस्तों शुक्र, और सूर्य के जो सबसे नजदीक है वो है बुध ग्रह। ठीक है, तो दोनों आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रह के वातावरण में किस गैस की प्रधानता है? शुक्र ग्रह के वातावरण में किस गैस की प्रधानता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की अधिकता है शुक्र ग्रह के वातावरण में। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के पास न चंद्रमा है और न वलय है? किस ग्रह के पास न चंद्रमा है और न वलय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र और बुध। इनका ना कोई वलय है, ना चंद्रमा है, ना कोई उपग्रह है। अगला प्रश्न है, आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर होने के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शाम को पश्चिम में एवं सुबह में पूर्व में दिखाई देने के कारण किस ग्रह को सांझ का तारा एवं भोर का तारा कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा भी कहते हैं और भोर का तारा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला प्रश्न है, आकार की दृष्टि से पांचवा बड़ा ग्रह और सूर्य के दूरी से के क्रम में तीसरे स्थान पर कौन सा ग्रह आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा पृथ्वी। पृथ्वी जो है वो आकार की दृष्टि में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, पांचवा ग्रह है, और सूर्य से क्रमबद्ध दूरी की बात की जाए तो ये तीसरे नंबर पे आती है। पहले नंबर पे आती है मरकरी यानी कि बुध, फिर दूसरे नंबर पे आती है शुक्र, तीसरे नंबर पे आती है हमारा पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान रखेंगे पृथ्वी का जो क्रम है वो तीसरा है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में
जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सौर वर्ष। जैसे ये सूरज हो गया और इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाती है पृथ्वी, इसको जो एक चक्कर लगाती है इसको हम लोग कहते हैं सौर वर्ष। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों ग्रीन प्लैनेट। ग्रीन प्लैनेट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पृथ्वी को ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का व्यास कितना है? पृथ्वी का व्यास कितना है? तो ये है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का जो व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग कितना है? पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग कितना है? तो यह है दोस्तों 40,070 किलोमीटर। कितना है? 40,070 किलोमीटर। जैसे पृथ्वी हो गया और ये विषुवत रेखा हो गया, तो ऐसे पूरा एक राउंड जो परिधि इसकी बात करें कि ऐसे इस तरफ से जो निकालते हैं, यानी कि बात की जाए तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में, तो ये जो आपका परिधि है ये है 40,070 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे 40,070 किलोमीटर। अब हम लोग देखेंगे ध्रुवीय परिधि। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि लगभग कितनी है? ध्रुवीय परिधि का मतलब हो गया कि ये सूर्य हो गया, अब ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो ऐसे इस तरह से जो परिधि है, तो इसकी जो परिधि है ये है 40,008 किलोमीटर। तो आपको ध्यान रखना है ध्रुवीय परिधि जो है 40,008 किलोमीटर है, और भूमध्य रेखीय परिधि की बात की जाए तो 40,070 किलोमीटर है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जल एवं स्थल का प्रतिशत कितना है? पृथ्वी पर जल एवं स्थल का प्रतिशत कितना है? तो जलीय भाग जो है 71% है और स्थलीय भाग कितना है? 29% है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस जब अंतरिक्ष से देखा जाता है तो पानी ही पानी ज़्यादा दिखता है, इसलिए इसको पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरस्तु। अरस्तु ने कहा था सबसे पहले कि पृथ्वी गोलाकार है। अगला प्रश्न है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो ये जो स्पीड है दोस्तों ये है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा भारत में किस स्थान के निकट से गुजरती है? पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा भारत में किस स्थान के निकट से गुजरती है? तो ये केरल के निकट से गुजरती है। जिस जगह का नाम है थुम्बा के निकट से गुजरती है, ये केरल राज्य में है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिन रात किस कारण से होते हैं? पृथ्वी पे जो दिन और रात होते हैं वो किस कारण से होते हैं? तो होता है पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण दिन और रात होते हैं। अगला प्रश्न है, मौसम परिवर्तन किस कारण से होता है? मौसम परिवर्तन किस कारण से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा पृथ्वी का अपने एक अक्ष की तरफ जो झुका हुआ है 23.5 डिग्री, इसी वजह से मौसम परिवर्तन होता है। जैसे ये सन हो गया, पृथ्वी जो ऐसे इस पथ पे घूमती है और ये पृथ्वी जो है अपने अक्ष की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई है जो कि 23.5 डिग्री है, आपको बताया मैंने अभी। तो इसी वजह से मौसम परिवर्तन होता है, एक तो घूमने के कारण और दूसरा झुकी होने के कारण। ये दोनों कारणों से मौसम परिवर्तन होते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भूपर्पट्टी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मैंटल के नीचे क्रोड किस धातु से बना होता है?
पृथ्वी की जो संरचना है उसमें मेंटल के नीचे जो क्रोड होता है वो किस धातु का बना होता है? तो वो बना होता है दोस्तों लौह और निकेल। किसका? लौह और निकेल। ये निकेल है, ठीक है दोस्तों, यानी कि आयरन और निकेल का भी बना होता है। लौह मतलब लोहा, यानी कि आयरन और निकेल का बना होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग कितना समय लगता है? तो ये लगता है 8 मिनट 19 सेकेंड। 8 मिनट 19 सेकेंड। किसी किसी किताब में 8 मिनट 20 सेकेंड भी लिखा हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। जहाँ आपको विकल्प में 8 मिनट 20 सेकेंड दिखे तो उसको भी टिक कर देना है, ठीक है। किसी किसी किताब में दिया हुआ है 8 मिनट 20 सेकेंड। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह है? कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह है? तो आंतरिक ग्रह है जो सूर्य के नज़दीक, जैसे सन हो गया, उसके बाद बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, उसके बाद मंगल हो गया। तो सूर्य से नज़दीक जो पहले 4 ग्रह हैं इनको हम लोग कहते हैं आंतरिक ग्रह, और बाकी के जो 4 हैं उनको कहते हैं बाह्य ग्रह, ठीक है। तो आंतरिक ग्रहों में सबसे अंतिम का जो ग्रह है वो कौन सा है? तो है मंगल ग्रह, ठीक है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है कि आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह जो है वो मंगल है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 687 दिन। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में पूरा करता है। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह पर एक दिन कितने घंटे का होता है? मंगल ग्रह पर एक दिन कितने घंटे का होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 24 घंटे 37 मिनट का। मंगल ग्रह पर एक दिन जो होता है कितने का होता है? 24 घंटे 37 मिनट, और पृथ्वी पे 24 घंटे। अगला प्रश्न है, मंगल की मिट्टी में किस तत्व की अधिकता के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है? मंगल ग्रह पर मिट्टी में, मंगल ग्रह पे जो मिट्टी है उसमें कौन सा तत्व अधिक है जिसके कारण उसका जो रंग है वो लाल दिखाई देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आयरन ऑक्साइड। इसका उत्तर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, मंगल के वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता है? मंगल के वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मंगल का वायुमंडल में सबसे अधिक है। कितना प्रतिशत है? तो लगभग 95% वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ही है। अगला प्रश्न है, फोबोस एवं डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? फोबोस एवं डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह। फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डिमोस। डिमोस जो है उस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे भारी ग्रह भी है। अगला प्रश्न है, बृहस्पति के वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस है? बृहस्पति के वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस है? तो इसमें है हाइड्रोजन एवं हीलियम। दोनों आपको याद रखना है, हाइड्रोजन भी है और हीलियम भी है। अगला प्रश्न है, बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है? बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 79 उपग्रह। 79 उपग्रह हैं बृहस्पति के। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका नाम है दोस्तों गैनीमेड। क्या नाम है? गैनीमेड। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को तारा सदृश ग्रह और एवं
मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है? किस ग्रह को तारा सदृश ग्रह एवं मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह को तारा सदृश एवं मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है? किस ग्रह को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। लघु सौर तंत्र, ठीक है। किसे कहा जाता है? बृहस्पति को, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसे गैस पाई जाती है? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा बृहस्पति गैस। बृहस्पति गैस के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, बृहस्पति का वलय किससे बना है? बृहस्पति का वलय किससे बना है? ये बना है दोस्तों सिलिकेट का। किसका बना है? सिलिकेट का। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों शनि ग्रह। शनि ग्रह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर वलय जिनकी संख्या 7 है वो पाए जाते हैं? यानी कि कौन से ग्रह हैं जिनके 7 वलय हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा शनि। शनि ग्रह के चारों ओर 7 वलय हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को गैसों का गोला एवं गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शनि। शनि ग्रह को गैसों का गोला भी कहा जाता है, इसके साथ साथ गैलेक्सी समान ग्रह भी शनि ग्रह को ही कहा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, शनि के कुल उपग्रहों की संख्या कितनी है? शनि के कुल उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 82। शनि के कुल उपग्रहों की संख्या 82 है। अगला प्रश्न है, शनि का कौन सा उपग्रह अन्य उपग्रहों के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है? शनि के कौन सा उपग्रह अन्य उपग्रहों की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों फोबे। इसका उत्तर हो जाएगा फोबे। अगला प्रश्न है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह एवं सौर मंडल का द्वितीय बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह और सौर मंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका नाम है दोस्तों टाइटन। टाइटन जो उपग्रह है उस शनि का उपग्रह है और ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, इसके साथ साथ सौर मंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह भी है। अगला प्रश्न है, शनि सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी करता है? शनि सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 29.5 वर्ष, यानी कि 29.5 वर्ष। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में 7वां स्थान पर है, साथ साथ ग्रहों के आकार की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है? तो इसको दोनों आपको ध्यान रखना है कि सूर्य के दूरी के अनुसार जो है 7वें नंबर पे कौन सा है, और ग्रहों के आकार यानी कि साइज के अनुसार देखा जाए तो तीसरे नंबर पे आता है। तो ग्रह का नाम है अरुण, जिसको हम लोग यूरेनस भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है यूरेनस का जो स्थान है वो आकार की दृष्टि से तीसरा है और दूरी सूर्य के से दूरी के क्रम में 7वां ये ग्रह है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी करता है? अरुण ग्रह जो है, यूरेनस ग्रह जो है, सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 84 वर्षों में। कितने वर्षों में करता है? 84 वर्षों में। मैं आंसर को रिपीट इसलिए कर देता हूँ ताकि आपको दिमाग में ये सेट हो जाए, आपको जल्दी से याद हो जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस गैस की अधिकता के कारण अरुण ग्रह नीले हरे रंग का दिखाई देता है? किस ग्रह की अधिकता के कारण अरुण ग्रह यानी कि यूरेनस ग्रह नीले हरे रंग का दिखाई देता है? तो ये है दोस्तों मीथेन गैस। ये है मीथेन गैस। मीथेन गैस के कारण जो यूरेनस ग्रह है वो नीला हरा रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है,
अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुण ग्रह। क्यों कहा जाता है? तो ये इसका जो अक्षीय झुकाव है वो बहुत अधिक है, ठीक है, अक्ष की तरफ बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, इसे लगता है कि लेटा हुआ ही है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, लेटा हुआ ग्रह यूरेनस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से दो ग्रह सामान्य दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुण और शुक्र। ये जो दो ग्रह हैं वो बाकी ग्रहों के उल्टी दिशा में ये घूमते हैं। बाकी जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमते हैं, और ये जो ग्रह है आपका अरुण और शुक्र ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि ये दो जो ग्रह हैं वो उल्टा घूमते हैं बाकी ग्रहों के अपेक्षा। बाकी जो 6 ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो बाकी 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, तो 8 ग्रह में 2 ग्रह जो है वो पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है, और बाकी जो 6 ग्रह हैं और वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं। तो जो पूर्व से पश्चिम दिशा में परिभ्रमण करते हैं सूर्य का, उनका नाम है अरुण और दूसरा का नाम है शुक्र। ये दोनों आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा, लैम्डा और इप्सिलॉन आदि के नाम वलय किस ग्रहों के चारों ओर पाए जाते हैं? ये जो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा, लैम्डा और इप्सिलॉन हैं, इस नाम के जो वलय हैं किस ग्रह के चारों ओर पाए जाते हैं? तो उसका नाम है दोस्तों अरुण ग्रह। क्या नाम है? अरुण ग्रह, यूरेनस ग्रह। यूरेनस ग्रह के चारों ओर जो वलय हैं उनका नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ये सब जो ग्रह हैं, ये जो वलय हैं ये अरुण ग्रह के चारों ओर होते हैं, पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य से दूरी के क्रम में 8वें स्थान पर कौन सा ग्रह है? सूर्य से दूरी के क्रम में 8वें स्थान पर कौन सा ग्रह है? तो इसका नाम है दोस्तों वरुण। इसका दूसरा नाम क्या है? तो यह है नेपच्यून। वरुण को नेपच्यून भी कहा जाता है। तो यह सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे आखिरी और 8वें नंबर पे आता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वरुण ग्रह। जो नेपच्यून है उस सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। कारण क्या है कि सूर्य से सबसे दूर है, ठीक है, इसलिए यहाँ सूर्य की किरणें बहुत कम पहुँचती होगी, इसीलिए यहाँ ठंडा ज़्यादा होता होगा, इसलिए सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है नेपच्यून को। अगला प्रश्न है, वरुण ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? वरुण ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो लगता है दोस्तों 165 साल। कितना लगता है? 165 वर्ष। अगला प्रश्न है, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी है। अगला प्रश्न है, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 20 जुलाई 1969। तो आपको ये बताना है कि चांद पर सबसे पहले कौन गया था। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे कि चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। बहुत आसान है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपको याद भी है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी की सतह से हम एक समय में चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देख सकते हैं? पृथ्वी की सतह से हम एक समय में चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग हम देख सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 59%। इसका उत्तर हो जाएगा 59%। हम चंद्रमा के 59% भाग को ही हम एक समय में पृथ्वी से देख सकते हैं। किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों चंद्रमा। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह के चारों तरफ
किस दिशा में परिक्रमा करते हैं? माफ कीजिएगा, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों तरफ, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों तरफ किस दिशा में परिक्रमा करते हैं? तो ये करते हैं पश्चिम से पूर्व। जो बाकी जैसे ग्रह करते हैं वैसे ही करते हैं क्षुद्र ग्रह भी, सिर्फ शुक्र को छोड़कर और यूरेनस को छोड़कर। ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो इसका नाम है दोस्तों सिरियस। क्या नाम है? सिरियस। ये नाम आप याद रखेंगे। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है एवं सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का कितना भाग है? यानी कि पृथ्वी पे जो गुरुत्वाकर्षण है और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो कितना भाग है? तो पृथ्वी का, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, 1/6 भाग है। तो आज का ये सौरमंडल का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको जरूर आप लोग लाइक करेंगे। ठीक है दोस्तों, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। और आप पहली बार हमारे क्लासेस देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ऑन कर देना है, ताकि जितने भी हमारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। जो भी क्लासेस का अपडेट हो आपको जल्दी मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।